हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 5 करिकुलम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 2019 में भी आए हुए हैं, जून में एवं दिसंबर में। तो ये क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं इसको देखते हैं। ये करिकुलम का ही क्वेश्चंस है। आपकी यूनिट 5 करिकुलम पूरी हो चुकी है और आपने ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन सब आपके लिए टफ नहीं है। ठीक है। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है? तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा। तो ये जो क्वेश्चंस है, आपने जो करिकुलम के आधार पढ़े थे, दार्शनिक आधार पढ़े थे, समाजशास्त्रीय आधार पढ़े थे एवं मनोवैज्ञानिक आधार पढ़े थे। तो आइए क्वेश्चंस आपका दार्शनिक आधार का है कि दार्शनिक आधार में आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद ये सब आ जाएंगे। और इन सभी के अंदर आपकी ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा भी आती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हमने आपको फिलॉसफी पढ़ाई थी तो तत्व मीमांसा भी पढ़ाया था, ज्ञान मीमांसा भी पढ़ाया था और आचार मीमांसा भी पढ़ाया था। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी तत्व की या किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, मतलब सत्य की प्रकृति। ठीक है, उसका वास्तविक क्या है, वो वास्तविकता में क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति को देख लेंगे तो उसका नेचर कैसा है। जो यदि कोई वस्तु है तो उसकी प्रकृति क्या है, वो वास्तविकता में कैसी है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत तत्व मीमांसा के अंतर्गत आपका आ जाएगा शिक्षक आ जाएगा, या विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका सत्ता मीमांसा तो इसके अंतर्गत है नहीं। ठीक है। ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान मीमांसा में हम बात करते हैं ज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो ज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसमें जो हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो हम तर्क वितर्क करते हैं, बुद्धि का प्रयोग अपना करते हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, पाठ्यक्रम करिकुलम बनाने में जो चीज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाएंगी। और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन इसके अंतर्गत आ जाएगा कि अनुशासन क्या नैतिकता में आ जाता है। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन सही कौन सा होगा। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है? तो जब हम रणनीतियों के बारे में बात करते हैं, यदि शिक्षण विधियाँ या रणनीतियाँ कोई हम बना रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन इसमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ करिकुलम की बात हो रही है, तो ज्ञान मीमांसा। ठीक है, आप सभी लोगों को इसका समझ में आ गया होगा। इसमें इसका क्वेश्चंस, ये आपका अभी का पेपर है, ये 2019 का ही पेपर है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चंस है आपका कि अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? ठीक है। तो अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? ठीक है। तो इसमें आपका क्या था, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तथ्यों तथा जानकारी का अधिगम, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का अधिगम, अनुप्रयोग तथा उपयोग का अधिगम, समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। तो अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में, परिणाम आधारित आपने जो मॉडल पढ़ा हुआ है, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में, जो परिणाम के आधार पर जब हम पाठ्यचर्या का विकास करते हैं, मान लीजिए जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं या पाठ्यचर्या में डेवलपमेंट करते हैं, तो अपने परिणाम के आधार पर ही तो करते हैं। यदि जो हमारा परिणाम आ रहा है वो सही आ रहा है, तो वो हमारा करिकुलम कैसा है, सही है। यदि उसमें कुछ कमियां हो रही हैं, जो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन ये हमको पता कैसे चलता है, जब हम कोई करिकुलम को बनाते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं, फिर उसका क्या मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। ठीक है। तो व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर हम व्यवहार परक की बात कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन
आना बच्चों के। तो व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो तथ्यों तथा जानकारी का अधिगम। तो जो तथ्यों एवं जानकारी का अधिगम होगा, जो तथ्य एवं जानकारी बच्चा सीखेगा तो ये आपका सैद्धांतिकता में आ जाएगा, ठीक है, कंटेंट में आ जाएगा। इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का अधिगम, जो सिद्धांत होंगे वो भी आपका कंटेंट में आएगा। अनुप्रयोग तथा उपयोग का अधिगम, ठीक है, तो ये भी सही है। समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनमें क्या क्या उनकी कैसी क्रिएटिविटी वो कर रहे हैं, कि किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, क्या इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं, या कोई उनको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी दूर कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथा, समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक अधिगम, सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक पाठ्यक्रम अभिकल्पना के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को, एक पाठ्यक्रम अभिकल्पना के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में से किस पर ध्यान एवं महत्व देना चाहिए? एक पाठ्यक्रम अभिकल्पना के माध्यम से, ठीक है, जो पाठ्यक्रम अभिकल्पना का मतलब है आपका डिज़ाइन, जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन है उसके माध्यम से, पाठ्यक्रम डिज़ाइन के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका करिकुलम डिज़ाइन बनेगा, जो हम करिकुलम का डिज़ाइन बनाएंगे या करिकुलम की अभिकल्पना बनाएंगे, उसमें केवल हम उन्हीं चीज़ों को रखेंगे जो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होंगी एवं उसके उद्देश्यों के लक्ष्य के अकॉर्डिंग होंगी, एम्स के अकॉर्डिंग होंगी, उन्हीं के हिसाब से उसका करिकुलम तैयार करते हैं। मतलब कि यदि एक क्लास के बच्चे के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं, एक क्लास के बच्चे के लिए हम आपका पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसमें केवल उसी के अकॉर्डिंग कि वो कितना सीख सकता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं सीखने की, क्या उसके उद्देश्य हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हम उसके पाठ्यक्रम में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक पाठ्यक्रम अभिकल्पना के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में से किस पर ध्यान एवं महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था, तो ये तो ठीक है। शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी ठीक है। प्रमुख जातिगत संरचना जिससे शिक्षार्थी संबद्ध हैं, तो प्रमुख जातिगत संरचना जिससे शिक्षार्थी संबद्ध हैं। तो अभी तक आपने जितना भी करिकुलम पढ़ा है, आपकी यूनिट 5 खत्म हो चुकी है, इसमें जातिगत संरचना के आधार पर कहीं भी बात नहीं की गई है कि जाति के आधार पर किसी भी बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे भेदभाव की बात नहीं की गई है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किए जाते हैं कि यदि यहाँ पे हम कोई एक ऐसा पॉइंट देख लें कि जो फाइनली रूप से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि इसमें आपका जो सी पॉइंट है ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देंगे, इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे कि फर्स्ट वाले में सी नहीं है तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, सेकंड वाले में सी है तो ये इसको भी हटा देंगे, ये नहीं हो सकता है, बी में है तो इसको भी हटा देंगे, इसमें नहीं हो सकता, चौथे में भी सी है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी इसके और भी जो ऑप्शन जो हैं उनको देखेंगे कि अगला है शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता,
ठीक है। शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता, तो शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता के आधार पर भी हम करिकुलम नहीं बनाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। यदि आपने यूनिट 5 अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं, तो ये भी होगा। तो अभी आपने पढ़ा है, ये जो संज्ञानात्मक विशिष्टताएं होंगी ये आपका जो मनोवैज्ञानिक आधार आपने पढ़े थे उसके अंतर्गत आ जाएंगी। और जो शिक्षार्थी की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि होगी ये आपकी सामाजिक आधार के सामाजिक आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था है तो ये भी सामाजिकता के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए और डी, ए और बी और ई फाइनली रूप से पहला आंसर इसका सही होगा। शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था, शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं। तो जो हम करिकुलम तैयार करते हैं बच्चे के लिए, जो करिकुलम का डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि जो करिकुलम है उससे बच्चे का विकास हो एवं उसकी सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों को भी बच्चा करिकुलम के माध्यम से सीखे। और शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं, जो विद्यार्थी की जो मनोवैज्ञानिक विशिष्टताएं हैं, ये भिन्नता के आधार पर कि सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं, उसमें सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए करिकुलम का निर्माण करने में, करिकुलम का डिज़ाइन बनाने में। तो ये आपका 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अभी आपके जो न्यू क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करवा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपका दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से देख लेते हैं पहले, फिर ऑप्शन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कि ऑप्शन भी दिखें। निम्नलिखित में से कौन से कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम करिकुलम चेंज की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जिससे करिकुलम में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। करिकुलम को प्रभावित करते हैं करिकुलम चेंज में, ठीक है। तो ज्ञान में वृद्धि, तो करिकुलम में जो हम परिवर्तन करते हैं तो ज्ञान में वृद्धि के लिए तो होता ही है, ठीक है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का परिवर्तन आप लोगों को होगा कि जो हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, यदि मान लीजिए जो टीवी है या कंप्यूटर है, रोबोट है या आपका टैबलेट वगैरह, ये चीज़ें जो आपकी आती हैं, या आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो गया, तो जो भी परिवर्तन यदि हमारे समाज में हमारी टेक्नोलॉजी में होगा तो वो करिकुलम में चेंज हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों की आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ, तो ये भी होगी कि नीड्स, तो सबसे पहली जो होती है कि नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति की नीड्स हैं और जो उद्देश्य हैं उनके, उसी के अकॉर्डिंग, ये तो पहली आपकी आवश्यकता होगी कि जो नीड्स है और उनके अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। कार्यस्थान सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, तो इसमें आपके 3 ऑप्शन हमको चुनने हैं। तो मुख्य रूप से पहला होगा ज्ञान में वृद्धि, दूसरा होगा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और तीसरा होगा व्यक्ति की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं। कार्यस्थानन, ये कोई बड़ा वो नहीं है कि प्रभावित करता है, कि ये तो हम सब जगह अलग अलग करिकुलम दिया जाता है, समान ही रूप से करिकुलम दिया जाता है। सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता, तो ये भी कोई प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यदि जब टीचर सक्षम है और उनकी उपलब्धता भी अच्छी है तो हम करिकुलम को चेंज क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ई ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि के लिए हम करिकुलम को चेंज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा पहले का करिकुलम है उसमें हमने जब अप्लाई किया, उसको लागू किया और बच्चे उसको नहीं पूरा सीख पा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं कि हमने जो करिकुलम बनाया उसमें हम बच्चों को
एक क्लास के बच्चे को पढ़ाना है और हमको ABCD पढ़ाना है और हम ABCD ना पढ़ा करके उसमें सीधा का सीधा टेंस रख दें या मीनिंग्स रख दें, ठीक है, तो जो आगे का जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, उस करिकुलम को हमने अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया, लेकिन आगे का जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि बच्चों ने टेंस को नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि वो इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि उनके ABCD नहीं आती थी, उनको पहले से नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। और ABCD यदि हमको नहीं आती है तो हम टेंस कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए हमको अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा। किसके लिए? ज्ञान में वृद्धि के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। और प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यदि मान लीजिए पहले शिक्षा जो थी ब्लैक बोर्ड में दी जाती थी, इसके बाद वाइट बोर्ड में, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, अब आपका ऑनलाइन सिस्टम भी चल गया है। यदि हम इसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे तो क्या है, हम पीछे हो जाएंगे। तो ये भी एक मुख्य है। और व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं, तो ये तो पहला आपका पॉइंट है कि नीड्स के अकॉर्डिंग ही और अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हमारा करिकुलम का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ABC दोनों तीनों ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड। ये भी आपका ये क्वेश्चन है आपका जून का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, ये जून का क्वेश्चन नहीं है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। ये भी देखिए करिकुलम चेंज का ही क्वेश्चंस है कि करिकुलम चेंज किस पर विचार करता है, कि पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। तो लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, विषय वस्तु में परिवर्तन, आधारभूत संरचना में परिवर्तन, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन, मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। जो हम करिकुलम चेंज करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन। तो ये तो ठीक है, क्योंकि यदि हमारे लक्ष्यों और टाइम पे सभी चीज़ों में चेंज होता रहता है कि मान लीजिए पहले हमारी आवश्यकता क्या थी, फर्स्ट क्लास की आवश्यकता ABCD सिखाने थी, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य था कि बच्चों को ABCD सिखाना है और यही हमारे उद्देश्य भी थे कि बच्चों को सीखना है। लेकिन सेकंड क्लास में क्या हमारे वही लक्ष्य होंगे, वही उद्देश्य होंगे? तो नहीं होंगे। यदि आपने ये करिकुलम चेंज का पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन में निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है। तो लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, ये हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं। जो मान लीजिए जो पहले ट्रेडिशनल मोड चलता था, परंपरागत तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था करते थे, इसके बाद क्या हुई, आपका छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हुई। पहले क्या था कि विषयों को महत्व दिया जाता था, तो बच्चों को हमारा लक्ष्य क्या था, बच्चों को सभी सब्जेक्ट सिखाना है। लेकिन फिर इसके बाद क्या आया, आपका जो शिक्षा व्यवस्था हुई वो छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर। अब हमको स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, ठीक है। तो हमें बच्चों को केवल वही चीज़ें सिखानी है जो बच्चा सीख सकता है और सीखना चाहता है, बल्कि अपने अकॉर्डिंग नहीं कि सब बच्चे को सारे के सारे विषय सिखानी है, ठीक है। तो फिर ये हुआ। इसके बाद प्रॉब्लम सेंटर, समस्या सेंटर, कि बच्चे के पास प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में चेंज होता रहता है। तो इसी को तो पहला होगा विषय वस्तु में परिवर्तन। तो कंटेंट में जब हमारे लक्ष्य और उद्देश्य बदल जाएंगे तो कंटेंट तो बदल ही जाएगा। विषय वस्तु में परिवर्तन, तो ये भी इसका होगा। आधारभूत संरचना में परिवर्तन, तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन, यहाँ हमको 4 ऑप्शन देखने हैं, क्योंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन में आपका है A और B फाइनल रूप से होगा ही होगा। इसके बाद आपका आधारभूत संरचना में परिवर्तन, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन, तो ये भी ठीक है। आपका आधारभूत संरचना में परिवर्तन, अभी हम इसको मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन, तो शिक्षण के तरीकों से परिवर्तन है कि पहले हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, फिर वाइट बोर्ड से, अब क्या है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण के तरीकों में भी परिवर्तन आता है। यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या है, पीछे हो जाए, ठीक है। तो शिक्षण के तरीकों में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता है कि मूल्यांकन जो हम करते हैं, जब शिक्षण के तरीके अलग होंगे तो मूल्यांकन करने का तरीका भी अलग अलग होगा। पहले क्या था, मूल्यांकन केवल टीचर्स करता था, मूल्यांकन
सुधारात्मक भी होते हैं, मूल्यांकन क्लास में भी होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम भी होते हैं, और अब तो मशीनों से कंप्यूटर के ज़रिए मूल्यांकन हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी परिवर्तन होता है। तो इसमें आपका इसका में जो ऑप्शन नहीं होगा वो होगा आधारभूत संरचना में परिवर्तन, क्योंकि हम यहाँ पे करिकुलम की बात कर रहे हैं। तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन ये नहीं होगा। लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन, अभी तक जो आपने करिकुलम पढ़े हैं, करिकुलम में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो इसमें ये सभी आएंगी। इसमें आपका आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आपका ऑप्शन होगा 4, A, B, D और E। तो ये ऑप्शन आपकी किस में है? 4 में, आंसर नंबर 4 में कि A, B, D और E। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपका भी दिसंबर के ही क्वेश्चंस हैं, ये आपके दिसंबर के क्वेश्चंस हैं, जो अभी दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस हुए थे। ठीक है, ये भी देखिए, क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु की क्रियान्वित हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति का अत्यधिक उपयुक्त रूप में वर्णन करेगी? ये जो क्वेश्चन है आपका जून 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आपका दिसंबर में भी आया है, ये ऊपर मैं करवा चुकी हूँ। और सेम वही उसी तरीके का क्वेश्चन है कि ये आपका जून में भी आया था, जून 2019 में भी आया था कि एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु की क्रियान्विति हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को अत्यधिक उपयुक्त रूप में वर्णन करेगी? तो आपको सभी को पता है कि जो शिक्षण विधियों का यूज, करिकुलम बनाने का यूज, ठीक है, यदि हम विचार विमर्श करना, कोई तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना, ये सब किसके? आपके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा, इसमें इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आप इसमें जो आंसर दी हुई इस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये तो मैंने PDF बनाया हुआ है, ये किसी के क्वेश्चंस पेपर हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इसका ज्ञान मीमांसा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो पाठ्य वस्तु की क्रियान्विति हेतु शिक्षण विधियाँ बनाना, शिक्षण विधियाँ आपको बता चुके हैं। तो शिक्षण विधियों की बात जो हम करते हैं किस में करते हैं? आपके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं कि ज्ञान की प्रकृति कैसी है, ज्ञान को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, प्रकृति कैसी है, व्यवहारिक रूप में उसको कैसे ला सकते हैं। और जो आपकी तत्व मीमांसा के अंतर्गत बात होती है वो कि सत्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है, सत्य क्या है, व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, किसी वस्तु की प्रकृति कैसी है। तो ये सब चीज़ें आपकी तत्व मीमांसा के अंतर्गत आ जाता है। और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्रकृति कैसी है, ज्ञान को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि शिक्षण विधियों के माध्यम से करिकुलम में क्या बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाती हैं। मूल्य मीमांसा में जो आपका अनुशासन होगा, क्या नैतिक, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपकी आचार मीमांसा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन पाठ्यचर्या की अवधारणा की सही व्याख्या करते हैं? इसका मतलब है कि करिकुलम में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें करिकुलम में होती हैं, पाठ्यचर्या की अवधारणा की सही व्याख्या करते हैं। इसमें आपके कुछ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से 4 तो फाइनली होंगे, 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है, तो पाठ्यचर्या प्रश्न बनाने के लिए एक पुस्तिका है, तो ये तो आपका ठीक है, पाठ्यचर्या प्रश्न बनाने के लिए एक पुस्तिका है। पाठ्यचर्या का अर्थ अधिगम अनुभवों का प्रासंगिक समुच्चय है, तो ये फाइनल रूप से होगा। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल फाइनल रूप से होगा। पाठ्यचर्या प्रविधियों का एक नेटवर्क है, पाठ्यचर्या प्रविधियों का एक नेटवर्क है, तो ये नहीं हो सकता है आपका। पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्रियान्वितकारी और मूल्यांकन परक रणनीतियों से है,
तो ये भी हो सकता है। पाठ्यचर्या शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो करिकुलम में जो जो चीज़ें होती हैं, जो पाठ्यचर्या में हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, यूनिट 5 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये चीज़ें आपकी पढ़ी भी हुई हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो पाठ्यचर्या में होता है कि हमको बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो अधिगम अनुभव जो बच्चे सीखता है, जो कंटेंट होती है, जो विषय वस्तु होती है उनको सीखता है, उनके लिए हमारे उद्देश्य होते हैं, नीड्स होती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनाया जाता है। तो पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र बनाने के लिए एक पुस्तिका है, तो इसमें से आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका फाइनल रूप से नहीं होगा, ठीक है। पाठ्यचर्या का अर्थ अधिगम अनुभवों का प्रासंगिक समुच्चय है। तो ये होगा कि जो करिकुलम में हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं, पाठ से आगामी क्रियाएँ होती हैं, इनका महत्व होता है, इनको भी रखा जाता है। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए, तो ये भी होगा कि शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसी के हिसाब से हमारा करिकुलम तैयार किया जाता है। पाठ्यचर्या प्रविधियों का एक नेटवर्क है, तो ये नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्रियान्वितकारी और मूल्यांकन परक रणनीतियों से है। तो पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्रियान्वितकारी की जो क्रियाएं हमको करना है और मूल्यांकन के लिए हमको क्या क्या रणनीतियाँ बनानी है, कौन सी प्रविधियाँ यूज करनी है, तो ये सही होगा। पाठ्यचर्या शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन है। तो ये तो फाइनल रूप से कि जो करिकुलम है वो छात्रों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और जो मूल्यांकन करता है उनके लिए भी मार्गदर्शन करता है, क्योंकि करिकुलम के माध्यम से ही तो हमें पता होगा कि हमने जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन है। तो इसमें आपका फाइनल रूप से होगा बी होगा, सी होगा, ई होगा और एफ होगा। ए और डी ऑप्शन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि पाठ्यचर्या प्रश्न बनाने के लिए एक पुस्तिका है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और पाठ्यचर्या प्रविधियों का एक नेटवर्क है, तो ऐसा भी नहीं है, ए और डी नहीं होगा। तो इसका जो आपका फाइनल ऑप्शन होगा वो आपका तीसरा होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संधारणीय पाठ्यचर्या परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निर्णायक है। पाठ्यचर्या परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निर्णायक है। तो आपको अभी हमने करिकुलम में जब चेंज पढ़ाया था, तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि किस किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छात्र की भूमिका होती है, आपकी जो करिकुलम में दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग छात्र की क्या भूमिका है, अध्यापक की क्या भूमिका है, प्रशासकों की क्या भूमिका है करिकुलम को चेंज करने में एवं उसको सुधार करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही चीज़ है कि संधारणीय पाठ्यचर्या परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निर्णायक है। तो विद्यार्थियों के प्रति दृष्टि की भूमिका, तो ये तो है आपका। छात्रों की भूमिका की भी बात की गई थी कि छात्रों की क्या भूमिका है करिकुलम को चेंज करने में एवं उसको सुधार करने में, ठीक है। और दूसरा है अध्यापकों की प्रति दृष्टि की भूमिका, तो ये भी है। माता पिता की प्रतिक्रिया की भूमिका, तो ये नहीं है। जो आपका परिवर्तन करिकुलम चेंज करना है तो इसमें माता पिता की भूमिका तो आएगी नहीं। हाँ, डेवलपमेंट करने में हो सकता है, ठीक है, लेकिन चेंज करने की बात हो रही है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, तो आपकी शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका भी है। आम जनता की भूमिका, तो ये नहीं है। तो अभी अभी हमने आपको जस्ट इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था तो इसमें हमने आपको बताया था कि करिकुलम चेंज में एवं करिकुलम सुधार करने में किस किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आपको बताया भी था कि प्रशासकों की, विद्यार्थियों की और अध्यापकों की भूमिका क्या भूमिका होती है। तो मतलब कि इसमें बताया था कि जो छात्र होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छे से निभा रहा है। यदि टीचर उसको पढ़ा रहा है तो वो पढ़ रहा है अच्छे तरीके से, मन लगाकर चीज़ों को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। जो भी स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो उनमें भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जो टीचर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, छात्रों को अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और जो प्रशासक हैं, यदि उनको कोई नियम बनाने हैं, कोई पॉलिसी बनानी है तो ठीक है वो सही से काम कर रही हैं। कोई नया इनोवेशन करना है, कोई विद्यालय में चेंज करना है, विद्यालयों की कोई बिल्डिंगों में चेंज करना है, या मान लीजिए जो हमको नए मॉडर्न तरीके लाना है, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें, तो ये सब किसका काम होता है, प्रशासक का। तो यहाँ पे यही है कि
जो विद्यार्थी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है, और जो टीचर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रहा है, जो प्रशासक है वो कितने अच्छे से निभा रहा है। तो ये अभी हमने जस्ट पहले इसकी ये चीज़ें पढ़ाई थी, देखिए उसी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके जून 2019 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ए होगा, बी होगा और डी होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से, देखिए ये भी क्वेश्चंस आपके जून 2019 का ही क्वेश्चन है। आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्क्षणिक चिंता दर्शाता है, ठीक है। मतलब आधुनिक परिदृश्य के प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आज के समय में कौन सी ऐसी चीज़ है जो तत्क्षणिक चिंता दर्शाता है। तो सर्वांगीण स्तर पर पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, प्रत्येक छात्र के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करना, पहले से तैयार पाठ्यचर्या पर पुनर्विचार करना, पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक भाग को न्यूनतम रखना। तो इसमें सर्वांगीण स्तर पर पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, तो ये हुआ क्योंकि पूरे के पूरे स्तर पर पाठ्यचर्या का जो कंटेंट है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मतलब कि सभी के लिए जो विषय वस्तु होगी वो एक जैसी हम नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, तो सर्वांगीण स्तर पर पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, तो जो विषय वस्तु होगी, जो कंटेंट होगा, सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है, और इसीलिए सभी की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ये आपका भी जून 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी परिवर्तन को प्रवर्तन में लाने के क्रम में पाठ्यचर्या त्रिकोण के शीर्ष पर रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन को प्रवर्तन में लाने के क्रम में, ठीक है, परिवर्तन में लाने के क्रम में पाठ्यचर्या त्रिकोण के शीर्ष पर रखा जाता है। मतलब कि इसमें जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, वो मीडियम, ठीक है, उसको प्रवर्तन में लाने से क्रम में, मतलब कि पहले हम वाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे थे या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे थे, तो अब हम किससे के जरिए पढ़ाएंगे। अब यदि हम अपने इसमें करिकुलम में चेंज करेंगे तो इसमें मीडिया में भी चेंज होगा। तो इंस्ट्रक्शंस माध्यम, कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो पाठ्यचर्या त्रिकोण के शीर्ष पर रखा जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन, अधिगम अनुभव परिवर्तन, समय संदर्शी परिवर्तन, अधिगम परिणाम का मूल्यांकन। तो इसमें माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं जब हमने आपको IPP मॉडल पढ़ाया था, CIPP मॉडल पढ़ाया था। पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है, ठीक है। आपका जो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एवं आउटकम है, ठीक है। तो परिणाम, जो आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एवं परिणाम आधारित जो मॉडल है, CIPP मॉडल है, तो कौन सा एक एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है। तो संदर्भ, आयत, इनपुट, प्रक्रिया, परिणाम। तो आपकी जो ये चीज़ें हैं, आपका जो चारों चीज़ें किसके, आपके इस मॉडल के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है आपके संदर्भ, आयत, इनपुट, प्रक्रिया, परिणाम। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके CIPP मॉडल में की चारों चीज़ें हैं,
और जिसने ये CIPP मॉडल पढ़ा होगा उसको इस क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें पूछा हुआ है CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है। तो चीज़ें बिल्कुल समझनी है हमको। जैसे इसी आपका ये जो CIPP मॉडल है ये आपका कंप्यूटर पर आधारित है। कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप इनपुट देते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है, उसमें प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसके बाद उसका परिणाम आता है, आउटकम आता है। तो ये उसी पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपस में ये तीनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको सर्च क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका संदर्भ हुआ। इसके बाद इनपुट, आपने गूगल में वो चीज़ लिख दी, तो ये क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया कि आपने उसको इनपुट दे दिया। इसके बाद जब वो सर्च करेगा, प्रोसेस होगी, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगी, प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद आपका परिणाम आएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है। जो आपने सर्च किया था तो उसका परिणाम आ जाएगा कि क्या आपका ने सर्च किया था उसका, या कोई आपने वर्ड मीनिंग डाली या कोई भी चीज़ सर्च की तो वो परिणाम में आपका आ जाएगा। तो ये जो सभी आपस में जुड़े होते हैं अंतःक्रियात्मक पद्धति पर आधारित है। तो एक संबंधों की अंतःक्रियात्मक, तो ये जो इसमें होगा आपका प्रक्रिया, प्रोसेस। देखिए ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में प्रोसेस होती है, इसी को इन्होंने संबंध की वो दी है कि संबंधों की अंतःक्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है, कि क्योंकि ये सभी की चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, प्रोसेस के माध्यम से ही हमारा परिणाम निकल कर आता है, ठीक है। प्रोसेस होती है तो इनमें संबंध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C, तीसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले जब हमने आपको ये मॉडल पढ़ाया था तब भी हमने ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप समुच्चय लेखन कौशल हेतु पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाएगा। तो ऐसा कौन सा क्रियाकलाप समुच्चय है, ये जो नीचे आपके दिए हुए हैं, ये कौन सी ऐसी क्रियाकलाप है, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो जब हम एक कोई लेखन कौशल, कोई एक पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो हम करिकुलम बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे कि हमको इसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है। क्या हम पहले करेंगे, क्या हम बाद में करेंगे, कौन सी चीज़ें करिकुलम में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक मानी जाएंगी। तो ऐसे कौन से क्रियाकलाप समुच्चय हैं जो जो लेखन कौशल हेतु, ठीक है, जो लिखने हेतु, आपको पता होगा लेखन कौशल हेतु पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाएगा। जो फ्रेमवर्क है उसमें जो हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे कि जो सबसे अच्छा माना जाए, कि कौन सी चीज़ें आगे हों, कौन सी चीज़ें बाद में हो। तो यहाँ पे लिखने की, लेखन कौशल हेतु पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में जो डिज़ाइन बनाएंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि किस तरीके से पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क लिखा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, रचना, विमर्श, संप्रेषण, रचना एवं आकलन, ठीक है। तो योजना, आकलन, निर्माण एवं पुनर्रचना, योजना, रचना, संप्रेषण, विमर्श और आकलन, प्रतिपादन, रचना, तैयारी करना और विमर्श। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी करिकुलम यदि हम लिखेंगे या करिकुलम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी क्या, हम प्लानिंग बनाएंगे कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, योजना होगा, ठीक है। इसके बाद हम उसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को हमने आपको बताया था कि डिज़ाइन करेंगे, कौन सी चीज़ें पहले करेंगे, कौन सी चीज़ें बाद में करेंगे, एक सीक्वेंस, एक सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक ढंग में होगा। इसके बाद तो इसमें होगा रचना,
इसके बाद आपका संप्रेषण इंस्ट्रक्शंस, कि किस तरीके से आप संप्रेषण, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने पढ़ाया, ठीक है, जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद जो भी पढ़ा उसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देख सकते हैं, और भी स्टेप इसमें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम कोई लेखन या कोई पाठ्यचर्या या फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट में उसका मूल्यांकन करेंगे, परिणाम को देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले योजना को रखेंगे और बाद में आकलन या मूल्यांकन रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में सबसे पहले आपका योजना है, इसके बाद आपका आकलन है। तो आपका तीसरे ऑप्शन में सबसे पहले आपका योजना दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए, ये क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे आपके यूनिट में या आपके जो पढ़ाएगा कोई बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा बहुत आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना होगा कि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, इसके बाद उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर आपको वो चीज़ संप्रेषण इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, किस इंस्ट्रक्शन से हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, फिर ये देखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे, ये चीज़ें आपको कितने समझ में आई, इसके बाद उसका आकलन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए। करिकुलम चेंज से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, करिकुलम चेंज से आपके बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ऐसे, ठीक है। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, राजनीतिक सरोकार, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, धार्मिक संबद्धता, हितधारकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं। तो ऐसे कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पाठ्यचर्या में परिवर्तन हमको क्यों करना पड़ता है, किन कारणों से हम पाठ्यचर्या में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में तो ये आपका होगा, क्योंकि हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं, संस्कृति को अपने बचाए रखने के लिए, और सामाजिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हम करिकुलम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका होगा ही होगा। राजनीतिक सरोकार तो ये नहीं होगा। राजनीतिक सरोकार, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, तो राष्ट्र को भी हम प्राथमिकता देते हैं जब करिकुलम को निर्माण करते हैं, क्योंकि जो करिकुलम बनाया जाएगा वो पूरा का पूरा हमारे किस पर, देश पर लागू होगा, राष्ट्र पर लागू होगा, और राष्ट्र से ही, समाज से राष्ट्र जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक जो हमारी आवश्यकताएं होंगी वो पूरे राष्ट्र की आवश्यकताएं होंगी। और जो आपका राजनीतिक सरोकार है, तो राजनीतिक सरोकार का मतलब है कि हमें यहाँ पे करिकुलम में राजनीति को नहीं चलाना है, जो करिकुलम बनाना है वो सभी के लिए है। तो हमको समाज को देखते हुए, राष्ट्र को देखते हुए करिकुलम को बनाना है, ठीक है। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तो आपका ये है धार्मिक संबद्धता। तो धार्मिक संबद्धता को महत्व नहीं दिया जाता है करिकुलम में चेंज करने में, क्योंकि धर्म, किसी एक धर्म के लिए हमको करिकुलम नहीं बनाना है। यदि हमको पढ़ाना है तो सभी बच्चों को सभी धर्मों की शिक्षा देनी है, तो धार्मिक संबद्धता नहीं होगी। हितधारकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, मतलब जिसके लिए करिकुलम बनाया जा रहा है उनकी नीड्स एवं आकांक्षाएं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये आप सभी लोगों ने करिकुलम चेंज पढ़ा हुआ है। तो देखिए, आपको सीधी सीधी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। थोड़ा सा आपको अपना अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बढ़ाना होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमको कंटेंट थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ने हैं तो वो क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होगा, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं होंगी,
और हितधारकों की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं। तो इसमें पहला ए होगा, सी होगा और ई होगा। तो इसमें आपका ए, सी, ई किस में दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए, सी, ई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? कि हम जब करिकुलम में परिवर्तन करते हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम की जो निर्माण की प्रोसेस होती है उसमें कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो समुदाय की जनांकीय विशेषताएं, माता पिता का विकास सूचकांक, अनुदेशन के इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना, किसी स्कूल की किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता। ठीक है, तो यहाँ हम करिकुलम बना रहे हैं। तो करिकुलम में हम जो चीज़ें देखते हैं, निर्माण जो प्रक्रिया बनाते हैं, तो उसमें यही होता है कि पहले हम बच्चों को वो करिकुलम निर्माण करते हैं, देते हैं। इसके बाद क्या उनकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया उन्होंने कितना सीखा, इसके बाद रिजल्ट को आंकते हैं। ठीक है, तो करिकुलम निर्माण क्यों किया जाता है? कि बच्चे के नीड्स को पूरा करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो हमने जो आपका CIPP मॉडल पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ थी, अनुदेशन के इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना, जो कंप्यूटर बेस के आधारित होता है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो चीज़ काम करती है, यहाँ पे उन्होंने करिकुलम को भी उसी चीज़ से आंका है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, किसी भी चीज़ को डालते हैं, इसके बाद उसमें प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट आता है। तो करिकुलम को भी इसी तरीके से मानते हैं कि पहले हम करिकुलम बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर बच्चे उसके साथ क्रियाएं करते हैं, उसको सीखते हैं, प्रोसेस होती है, फिर उनका आउटकम आता है, रिजल्ट आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 3 ऑप्शन होगा, अनुदेशन के इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हम आपको पहले करवा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा? ठीक है, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा? रचनावादी अभिमुखीकरण से है बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से बच्चा काम करता है, किस तरीके से किसी भी चीज़ों को सीखता है, कि मतलब अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ बच्चों को सिखाया जा सके। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्टता दिखाई देगा? अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम, पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, और पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना। तो अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, तो यहाँ पे रचनावादी नहीं होगा। रचनावादी से मतलब होता है कि हमारे बिहेवियर से, मतलब हमारी मानसिक चीज़ों से, ठीक है, दिमाग से जो हम काम इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, माइंड के साथ जो हम काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को और अच्छा हम किस तरीके से कर सकते हैं, दिमाग की चीज़ से होता है, माइंड काम करता है, माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं कि हम चीज़ों को दिमाग से और अच्छे से उसमें कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कैसे सृजनात्मकता डाल सकते हैं। ठीक है, तो अधिगम कार्यों का विश्लेषण तो ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम, ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना, पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना ये नहीं होगा, क्योंकि हम करिकुलम में किसी को इनपुट दे दिया तो इसमें हमारा दिमाग का क्या काम हुआ। तो पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण,
कि जो हम पाठ्यक्रम विकल्प के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए अपने दिमाग में जो चीज़ें सोचते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं माइंड में, ठीक है, तो इसका इस रिलेशन है, तो इसमें भी इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाया था जब हमने आपको उपागम पढ़ाए थे करिकुलम निर्माण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। हमने आपको जो ये आपको मूल्यांकन पढ़ाया था, ये दो प्रकार के आपको बताया था कि निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में आप सभी लोगों को पता होगा चीज़ें क्या होती हैं। जो मूल्यांकन हम कक्षा में करते हैं बच्चों में सुधार लाने के लिए, क्लास टेस्ट होते हैं, मतलब कि जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है, जब पाठ्यक्रम का विकास हो रहा होता है, करिकुलम हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, पूरा करिकुलम ख़त्म नहीं हुआ होता है, सिलेबस हमारा समाप्त नहीं होता है। जो मूल्यांकन सिलेबस समाप्त होने के बाद होता है उसको हम सम्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, जब हम क्लास में चीज़ों को सीख रहे होते हैं, जब टीचर हमको सुधार करता है चीज़ों में, या जो चीज़ हमको नहीं आ रही है तो हमको टीचर बताता है, क्लास टेस्ट देता है या क्वेश्चंस देता है, क्वेश्चंस के माध्यम से हमारा आकलन करता है, या कोई प्रश्न पूछता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन उसको कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, बेंचमार्किंग प्रदत्तों का अनिवार्य माना जाना चाहिए, ये नहीं होगा। अंतिम चरणों में अधिगम का आकलन किया जाना चाहिए, तो अंतिम चरणों में जब अधिगम का आकलन किया जाता है तो वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। अधिगम का सतत प्रबंधन एवं अनुश्रवण होना चाहिए, ये आपका हो सकता है। अधिगम परिणाम की दृष्टि से छात्रों को ग्रेड प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो परिणाम की दृष्टि से जब हम छात्रों को ग्रेड देंगे या ग्रेड प्रदान करेंगे तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो इसमें भी आपका राइट ऑप्शन होगा अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए, कि हमको सीखने के लिए प्रेरित करना, सुधार करना और हमारी समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाठ्यक्रम को विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित उन सभी अनुभवों का योग माना जाता है, इस दृष्टि से कौन सा अधोलिखित संयोजन अनुरूप होगा। कि पाठ्यक्रम को विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित उन सभी अनुभवों का योग माना जाता है, इस दृष्टि से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ नीचे दिए हुए हैं कि बच्चे पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में क्या क्या चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बच्चे सीखते हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करिकुलम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चे जो भी सीखते हैं वो सभी की सभी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो उनकी विषय वस्तु हो, चाहे वो उनकी क्रियाएँ हों, ठीक है। नियोजित तथा ज्ञात अनुभव करिकुलम, ये ठीक है कि जो चीज़ें नियोजित हैं वो तो सीखेंगे ही, और जो उनको सिखाना है वो भी सीखें। अनियोजित तथा अज्ञात अनुभव, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो बच्चे वहाँ पे रहते हुए सीखते हैं, ठीक है। जो अनियोजित तथा अज्ञात अनुभव से मतलब है कि जो चीज़ें हमारी पहले से डिसाइड नहीं होती हैं वो भी हम विद्यालय में जाके सीखते हैं, मतलब कि हम अपने करिकुलम को सीखने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं या जो भी चीज़ का यूज करते हैं वो सभी करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। हम अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए जो हमारा सिलेबस होता है उसको पूरा करने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सभी की सभी हमारे करिकुलम के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन के समय प्राप्त अनुभव, तो ये भी सही होगा। वे जिए गए अनुभव जो सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। वे जिए गए अनुभव जो सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इस पॉइंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि वे जिए गए अनुभव जो सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे हमें
करिकुलम से रिलेटेड बात करनी है, करिकुलम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित उन सभी अनुभवों का योग माना जाता है। मतलब कि जो क्रियाएं बच्चा करिकुलम को पूरा करने के लिए, सिलेबस को ख़त्म करने के लिए पढ़ता है, जो चीज़ें वो सीखता है, जो भी क्रियाएँ करता है, तो उन सभी को करिकुलम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी अभी हमने आपको बताया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। जो क्लास में जब हम पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, हमारा वर्ष का पूरा सत्र खत्म नहीं होता है, हमारा पूरा सिलेबस समाप्त नहीं होता है, जब हम सिलेबस को सीख रहे होते हैं तब जो क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। मान लीजिए हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे या ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, मैं आपका यहाँ पे क्लास टेस्ट लूँ। ठीक है, उसमें आप सुधार करें, फिर अपनी पढ़ाई का आकलन करें कि आपकी चीज़ें कितनी सही हैं, कितना आपको आता है या नहीं आता है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये सुधार की दृष्टि से किया जाता है कि हम अपने सुधार कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो आपका फाइनल मूल्यांकन होता है, उसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट फाइनल रूप से आपका आ गया तो आ गया। जैसे 10th की परीक्षाएं होती हैं या 12th की परीक्षाएं होती हैं, कोई भी परीक्षाएं, चाहे फर्स्ट क्लास मान लीजिए, जो एक पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन हमारा होता है वो योगात्मक होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में जब हमारा क्या होता है, सत्र समाप्त नहीं होता है, तभी हम ये मूल्यांकन करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने आपका आकलन करने के लिए। ठीक है, तो परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित होती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये योगात्मक मूल्यांकन का वो है। अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोनों आंतरिक व बाह्य परीक्षाओं द्वारा होता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, अतः इसे निरंतरता के आधार पर किया जाता है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का ऑप्शन होगा। परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजन होती हैं, ये तो आपका योगात्मक का है। अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोनों आंतरिक व बाह्य परीक्षाओं द्वारा होता है, तो ये भी ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, इसे निरंतरता के आधार पर किया जाता है, ये ठीक है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये आपका मूल्यांकन का ऑप्शन ही नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये तो ठीक है। तो इसमें जो आपका फाइनल रूप से आंसर होगा कि मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, अतः इसमें निरंतरता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि बराबर आपका मूल्यांकन होता रहता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती रहती हैं कि आपने कितना सीखा, फिर से आपका मूल्यांकन होगा। फिर आपको कुछ सिखाया, 1 महीने बाद फिर आपका टेस्ट लिया, ये 1 हफ्ते में टेस्ट लिया। जो क्लास टेस्ट होते हैं ये हमेशा होते रहते हैं, तो इसमें फाइनल टेस्ट नहीं होता है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च शिक्षा के स्तर पर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अग्रणी है। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च शिक्षा के स्तर पर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अग्रणी है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ब्रिटेन। ठीक है, तो ये तो आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जो अग्रणी है वो आपका ब्रिटेन है। ठीक है, ये जो प्रशासनिक प्रतिमान या आधारिक प्रतिमान, ये आपके क्वेश्चंस में अब नहीं आते हैं। ठीक है,
तो इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चंस आपके हैं, योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है, ये मतलब आपका होगा फाइनल एग्जाम, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग, गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण, आवधिक परीक्षण, छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारण। तो इसमें जो आपका आवधिक परीक्षण है, योगात्मक मूल्यांकन ये होगा, ये आपका सेमेस्टर भी हो सकता है इसके अंतर्गत। जो आवधिक परीक्षण, ठीक है, एक अवधि का जो परीक्षण होता है, एक अवधि जिसमें निर्धारित होती है, तो फाइनल रूप से जो उसके बाद का जो परीक्षण होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। आपको बताया कि साल के अंत में। तो दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग, तो ये तो आपका किसका, रचना उसका होगा, फॉर्मेटिव का। गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण, तो ये भी नहीं होगा। छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारित करना, तो ये भी आपका किसका होगा, फॉर्मेटिव का होगा। और जो आपका आवधिक परीक्षण होगा ये आपका ऑप्शन समेटिव का होगा। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ये पहले के क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, लेकिन अब आपके करिकुलम में नहीं आते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके करिकुलम से हट गई हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के एक प्रशासकीय प्रतिमान को विकसित करने हेतु निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। तो प्रशासकीय प्रतिमान से आपका मैनेजरिज्म की मतलब जो प्रशासक होगा, पाठ्यक्रम के एक प्रशासकीय प्रतिमान को निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित प्रतिमान को विकसित करने हेतु निम्नांकित का कौन सा सही क्रम होगा। तो जो प्रशासकीय प्रतिमान कि आपका एक हेड होता है, फिर उसके नीचे कर्मचारी होते हैं, फिर उसके नीचे एक लोग होते हैं जो एक प्रशासक होता है, तो उसको लेकर इसमें है, तो इसको सीक्वेंस के साथ जोड़ना है, ठीक है। यदि सबसे छोटे क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा अध्यापक, फिर आएगा प्रधानाध्यापक, फिर आएगा आपका फिर आपका आएगा जिला स्कूल निरीक्षक, फिर आएगा आपका राज्य शिक्षा विभाग। तो ए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा है, लेकिन यहाँ पे हमको प्रशासकीय प्रतिमान को विकसित करना है, पहले हमको प्रशासक को रखना है। तो सबसे पहले हम जो रखेंगे आपका राज्य का शिक्षा विभाग होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका जिला स्कूल निरीक्षक होगा, इसके बाद आपका प्रधानाध्यापक होगा, थर्ड होगा, फिर आपका ए अध्यापक होगा, एक सीक्वेंस में कि जो हेड होता है सबसे बड़ा इसमें कौन है, प्रशासकीय प्रतिमान के कि सबसे बड़ा कौन है, जो राज्य शिक्षा विभाग होगा वो होगा, इसके बाद जिला आएगा, फिर प्रधानाध्यापक आएगा, फिर आपका अध्यापक आएगा। लेकिन छोटे से लेके चलेंगे तो इस पहले आपका अध्यापक आएगा, फिर प्रधानाध्यापक आएगा, इसके बाद आपका जिला स्कूल निरीक्षक आएगा, फिर आपका राज्य शिक्षा विभाग आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रशासकीय प्रतिमान को विकसित करने की बात हो रही है, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि पहले आपका राज्य शिक्षा विभाग, फिर आपका जिला स्कूल निरीक्षक, फिर आपका प्रधानाध्यापक, फिर आपका अध्यापक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ये क्वेश्चन भी आपका पाठ्यक्रम के एक प्रदर्शन प्रतिमान का विकास करने में प्रतिभागी कौन कौन होते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम का एक प्रदर्शन प्रतिमान विकास करने में प्रतिभागी कौन कौन होते हैं। देखिए ये जो प्रतिमान है ये अब आपके करिकुलम में नहीं आते हैं, ठीक है, अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका देखिए इनमें ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि पाठ्यक्रम के एक प्रदर्शन प्रतिमान का विकास करने में प्रतिभागी कौन कौन होते हैं। तो प्रदर्शन प्रतिमान में है कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, इससे हम रखेंगे, ठीक है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन करिकुलम में होते हैं, अध्यापक होता है, छात्र भी होते हैं, स्टाफ सहकर्मी भी होता है और अभिभावक भी होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड। मैं करवा दे रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस, लेकिन आपको आने नहीं है, ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ें आपके करिकुलम से हट गई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। रचनात्मक मूल्यांकन आपको पता होगा कि कहाँ पे होता है। आपका जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है वो क्लास में होता है, क्लास के अंदर होता है। जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कहाँ करते हैं हम लोग? क्लास में ही करते हैं। जो क्लास टेस्ट होते हैं, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सीट दे देते हैं, आंसर उनके देते हैं। तो जो आपकी समस्याएं होती हैं टीचिंग से रिलेटेड या कक्षा में जो चीज़ें नहीं आ रही हैं करिकुलम से रिलेटेड, तो वो ये मूल्यांकन आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा नंबर ए, कक्षा परीक्षण। क्योंकि जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्लास में ही लिया जाता है, क्लास की समस्याओं को, ठीक है, क्लास की जो प्रॉब्लम होती हैं इसमें वो दूर की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संकलनात्मक मूल्यांकन का निहित उद्देश्य है, ठीक है। संकलनात्मक मूल्यांकन का निहित उद्देश्य है, जो हम समेटिव मूल्यांकन होता है वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो अधिगमकर्ताओं के प्रेरणा स्तर से संबंधित प्रमाण देना, अधिगम लक्ष्यों के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं के निष्पादन की सीमा बताना, आवश्यक उपचारी शिक्षण का क्षेत्र रुझाना, अधिगमकर्ताओं की तुलना करना। तो मुख्य रूप से जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें जो आपका अंतिम मूल्यांकन होता है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अधिगम लक्ष्यों के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं के निष्पादन की सीमा बताना, जो आपका आउटकम आया है वो किस सीमा तक प्राप्त किया है आपने, जो आपका करिकुलम था उसको किस सीमा तक आपने पूरा पढ़ा है, पूरा उसका जो आपका उद्देश्य थी, जो आपकी नीड्स थी, जो आपका उद्देश्य था वो पूरा हुआ है और किस सीमा तक हुआ है, ठीक है। तो अधिगम लक्ष्यों के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं के निष्पादन की सीमा बताना, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संकलनात्मक मूल्यांकन से निहितार्थ है। संकलनात्मक मूल्यांकन आपका जो अंत में होता है साल के, शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं के दौरान निष्पत्ति का आकलन। तो शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं के दौरान जो निष्पत्ति का आकलन किया जाता है वो आपका रचनात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आएगा। और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब हमारा सिलेबस पूरा समाप्त हो जाता है और साल के अंत में जब हम मूल्यांकन लेते हैं, जो परीक्षा साल के अंत में होती है उसको कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को जानना, तो प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को जानना तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, ठीक है। इसी को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसी को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका आप इंग्लिश वर्जन याद रखिए जिसको कहते हैं समेटिव, ठीक है। अभी प्रेरणात्मक उद्देश्यों हेतु अधिगम निष्पत्ति का आकलन, तो ये भी ठीक है। अकादमीय सत्र के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितीकरण, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4 होगा कि अकादमीय सत्र के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितीकरण, ठीक है, क्योंकि साल के अंत में जो हम करते हैं। अगला है आपका शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य है, कि शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों हम मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करते हैं, क्यों शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं, क्यों परिणामों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अधिगमकर्ता की क्षमताओं का आकलन करना, तो ये तो ठीक है। अधिगमकर्ताओं के भावी कैरियर की रूपरेखा तैयार करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन, स्कूल की प्रगति दर्शाने हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। तो जो मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या की जाती है, अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का आकलन, ये भी सही होगा कि भाई हम जो मूल्यांकन करते हैं वो कि कितना बच्चे ने सीखा, ठीक है। तो ये तो मूल्यांकन हुआ, लेकिन यहाँ पे परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षा में हमने मूल्यांकन किया, इसके बाद जो आउटकम आए तो हम उसकी व्याख्या क्यों करते हैं, उसका एनालिसिस क्यों करते हैं, ठीक है। आउटकम का एनालिसिस क्या करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसके बाद अधिगमकर्ताओं के भावी कैरियर की रूपरेखा बनाना, तो ये तो ठीक है। शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करना,
स्कूल की प्रगति दर्शाने हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन। जो आपके शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो कितने प्रभावशाली है, कितने अच्छे से वो पूरे हो रहे हैं या कितने प्रभावशाली हैं, इनका आकलन करने के लिए, ठीक है, इनके जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जो करिकुलम है उसको पूरा करने के लिए हम शैक्षिक कार्यक्रम को शामिल करते हैं अपने करिकुलम में, तो वो कितने प्रभावशाली हैं, इनका आकलन कैसे करते हैं। जो हमारे आउटकम आते हैं, जब हम आउटकम का एनालिसिस करते हैं कि जो उद्देश्य था हमारा, जो एक मानक रखा गया था, क्या हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है, उस मानक को हमने पूरा किया है जो हमें पूरा करना था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो करिकुलम के थे यूनिट 5 आपकी पूरी हो गई है।